हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश सीएचओ का पेपर। ये पेपर दिसंबर 2020 के अंदर हुआ था और इससे हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किए हैं 30 क्वेश्चन ऑल ओवर सब्जेक्ट जो नर्सिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। और जो 20 क्वेश्चन थे वो किसके थे? सीएचएन के। 20 क्वेश्चन सीएचएन के डिस्कस कर चुके हैं और 40 क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, वो आज के पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन और जीके के होंगे, वो भी आज के इस पेपर में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट पेपर को फ्रेंड्स आप जरूर देखना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी देख सके कैसा पेपर आया था। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं 2020 का ये जो हम पेपर पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीएचएन की गोल्डन की पॉइंट्स। गोल्डन की पॉइंट्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है, 15-20 मेरे पास मैसेज आए कि सर आप गोल्डन की पॉइंट्स बनाइए, बहुत ही अच्छी गोल्डन की पॉइंट्स आपने पहले भी बताई है, वैसे ही गोल्डन की पॉइंट्स हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैंने कहा है कि बिल्कुल आपको मिलेगी, जैसे हमारा कंप्लीट पेपर हो जाएगा उसके बाद आपको गोल्डन की पॉइंट्स मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा पेपर होगा 2019 का पेपर जो एमपीसीएचओ का हुआ था, वो पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे इस पेपर को। इसमें पहला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च किया गया था? आपको आंसर करना है दिसंबर 2014 के अंदर। दिसंबर 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया था या लॉन्च किया गया था। आपको पूछा जा सकता है मिशन इंद्रधनुष का रिलेशन किससे है, तो आपको आंसर करना है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आपको करेक्ट आंसर वहाँ पे करके आना है। हो सकता है इस पेपर में पूछा गया हो, लेकिन अगर आगे आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो आपको ये याद जरूर रखना है, हो सकता है आगे आ भी जाए और न भी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स इंक्लूड। जो नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज कंडीशन को इंक्लूड किया गया है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर एंड स्ट्रोक। जो कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर एंड स्ट्रोक है, ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है। कैसी है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन? अब जब आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है जो डायबिटीज़ है वो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन। लेकिन हाइपरटेंशन क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन। दूसरे ऑप्शन में देखिए, ये तो आंसर ही सही है, दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल आंसर सही है। यहाँ पे देखिए तीसरे ऑप्शन में लेप्रोसी, चौथे ऑप्शन में ट्यूबरकुलोसिस। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे ऊपर भी ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी सब के अंदर एक एक कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन इंक्लूड की गई है। तो ये इसीलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर करके आ जाए। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट इज। बेटा जी ये क्वेश्चन जे के जम्मू कश्मीर सीएचओ के अभी जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है। हालांकि मेरे को क्वेश्चन थोड़ा लेट मिला था इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन आप याद रखना ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर सीएचओ के पेपर में भी पूछा गया है। अगर डॉग बाइट किसी को कर जाता है तो इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? तो आपको आंसर करना है वॉश विथ सॉप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। आपको क्या करना है? 15 मिनट के लिए साबुन और पानी से धोना है। साबुन और पानी से 15 मिनट के लिए उस घाव को धोना है। जहाँ से पेशेंट को या पर्सन को जहाँ से डॉग बाइट हुआ है उस जगह को आपको 15 मिनट तक कंटिन्यूस साफ करते रहना है। यह आपका पहला काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज। बेटा जी मैंने आपको गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर बताया था, गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था जो हेमिल्ची मैन्योर है वो यूज लिया जाता है चोकिंग को ट्रीट करने के लिए। चोकिंग के अंदर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो चोकिंग के अंदर होता क्या है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियरेंस करने के लिए हेमिल्ची मैन्योर यूज लिया जाता है। यहाँ पे जो आपको आंसर दिया गया है वो हेमिल्ची मैन्योर का डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आपको जो डेफिनेशन दी जाती है हेमिल्ची मैन्योर की वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गिव 5 शार्प बेक बिलोज बिटवीन शोल्डर्स ब्लेड्स। आपको मैं हेमिल्ची मैन्योर की जो इमेज है वो दिखाऊंगा आपको, जब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा तब देखना आप वहीं का वहीं प्रोसीजर आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर चोकिंग किसी पर्सन को होता है तो आपको हेमिल्ची मैन्योर यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इज। सीपीआरसी क्वेश्चन पूछा गया है। सीपीआरसी क्वेश्चन है कंप्रेशन और ब्रीदिंग, जो रेशियो होता है कंप्रेशन और ब्रीदिंग का वो सीपीआर के अंदर कितना यूज लिया जाता है? तो आपको आंसर करना है 30/2। 30/2 यानी जो 30:2 है वो आपको करेक्ट आंसर करना है। 30 कंप्रेशन देनी है, साथ ही 2 ब्रीदिंग आपको देनी है अकॉर्डिंग टू AHA।
सॉरी जो आप जो CPR जब देते हो उस टाइम आपको 30:2 का आपको रेशियो फॉलो करना है कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन। बेटा जी 5 से 6 बार बता चुका हूँ मैं आपको, अगर ब्लड रिएक्शन होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आपको स्टॉप कर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अगर ब्लड रिएक्शन किसी पर्सन को हुई है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन आपका क्या होगा। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइंस। आपको सबसे पहले जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो आपको स्टॉप करना है, उसके बाद उसके मॉनिटर करने हैं क्या, वाइटल साइंस। बेटा जी आपको अगर किसी भी पर्सन में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि ब्लड रिएक्शन आपको शो हो रही है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि डॉक्टर को आप ढूंढने निकल जाओ और वहाँ पे डॉक्टर मिले नहीं, आप ढूंढते रहो, उतने में तो पेशेंट मर जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर रिएक्शन होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है, उसके बाद मॉनिटर आपको चेक करने हैं, जो वाइटल साइन है वो आपको चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर टू परफॉर्म CPR एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। देखिए CPR से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CPR से दूसरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। CPR जब परफॉर्म करते हैं तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग CPR का करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, CAB। ये आपका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए CPR के दौरान। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है और ये आपको याद भी रखना है, यही परफॉर्म करना है आपको, यानी कि कंप्रेशन आपको देने हैं, देन उसके बाद एयरवे, उसके बाद आपको ब्रीदिंग चेक करनी है। तो यही आपको ऑर्डर फॉलो करना है जब आप CPR देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज डिजीज इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्शन से 3 से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, कॉन्ट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड आपको पूछा गया है, कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन सा वो मेथड है जो परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर आप गलत करके आ जाएंगे। कुछ लोग तो ट्यूबल लाइगेशन को करेक्ट आंसर करके आ जाएंगे, 100 में से मान लो 20 तो यहाँ पे आ गए, और 20 क्या, फिर यहाँ पे जो वेसेक्टोमी है उसके अंदर तो 60 बच्चे पहुंच जाएंगे कि वेसेक्टोमी हाँ ये परमानेंट मेथड है, ट्यूबल लाइगेशन को भूल जाएंगे 60 बच्चे। फिर बाद में आएगी MTIP, ये तो कोई नहीं छेड़ेगा, इसको तो छेड़ेगा ही नहीं कोई भी। फिर आएगा ट्यूबल लाइगेशन एंड वेसेक्टोमी, 20 बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर करके आएंगे। तो यानी कि जब आपको ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ट्यूबल लाइगेशन एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबल लाइगेशन का मतलब होता है ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी दोनों नाम एक साथ दे रखे हैं तो दोनों ही क्या है, परमानेंट मेथड है, किसके, कॉन्ट्रासेप्शन के। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेचुरल मेथड है फैमिली प्लानिंग का। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है BBT एंड ट्रेसिंग चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। BBT का मतलब क्या होता है बेटा जी, आपको यही नहीं पता कि BBT का मतलब होता क्या है तो आप आंसर कैसे कर पाओगे। आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा। BBT का मतलब होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है बेसल बॉडी टेम्परेचर। BBT का मतलब होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। आपको पता होगा जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम जो भी ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम जो है टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, तो जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अगर बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर मिलता है तो उस टाइम आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, आपको समझाना है कपल्स को। आप एज ए नर्स समझा सकते हो तो आपको समझाना है कपल्स को कि अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। अगर ट्रेसिंग चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस, अगर सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है, किसी भी प्रकार का वाटरी डिस्चार्ज अगर सर्वाइकली हो रहा है तो आपको फिर भी वहाँ पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो नहीं करना है। तो ये दोनों ही क्या है, फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग के मेथड है, वो भी कौन से, नेचुरल मेथड है। ये नेचुरल मेथड है जब जो BBT है और जो ट्रेसिंग चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस है, ये दोनों ही क्या है, नेचुरल मेथड है फैमिली प्लानिंग के। तो फैमिली आप प्लानिंग कर सकते हो नेचुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज़ द फॉलोइंग एक्शन। कॉपर टी के अंदर जो कॉपर यूज लिया जाता है उसका क्या काम होता है, एक्शन यहाँ पे पूछा गया, उसका काम क्या है।
आपको ये तो पता है कॉपर टी नाम है तो इसके अंदर कॉपर तो होगा, लेकिन ये काम क्या करता है ये आपको नहीं पता है। तो आप ध्यान रखना, अब अभी यहाँ पे सीख लेना, आप समझ लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है स्पर्मिसाइडल। जो कॉपर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्मिसाइडल। जो भी स्पर्म्स होते हैं, जो भी स्पर्म्स होते हैं उनको क्या कर देती है ये कॉपर, किल कर देती है, उनको मार देती है, बिल्कुल भी इनएक्टिव फेज में उनको भेज देती है। तो वो क्या नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कॉपर टी के अंदर कॉपर को इंक्लूड किया जाता है, उनके अंदर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। देखिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उससे 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप खुद देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है हार्मोनल जो पिल्स आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स आती है उनसे क्या किया जा सकता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एज एंड सेक्स ऑफ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। जो एज और सेक्स होती है उनको अगर कंट्री के अंदर डिस्क्राइब करनी हो तो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड से आप एज एंड सेक्स दोनों को कंट्री के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NRR मीन्स। बेटा जी मैंने कहा था 3 से 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे यहाँ तक, अगर आगे कोई और आएगा तो मैं और आपको बताऊंगा। देखिए NRR का मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट किसका फुल फॉर्म है, NRR का, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी NFHS हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। अभी तक भारत के अंदर कितनी NFHS सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुकी है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि NFHS है क्या। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितनी भारत के अंदर कंप्लीटेड NFHS हो चुकी है। NFHS का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो भारत के अंदर कितने सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुके हैं, कितने सर्वे कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 4/4। 4 में से 4 जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड जो NFHS है वो हो चुके हैं। 4 अभी तक हुए हैं और चारों के चारों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडोलसेंट पीपल्स आर द विच एज ग्रुप एज पर WHO। WHO के अनुसार एडोलसेंट एज कौन सी होती है, एडोलसेंट पीपल्स को किस एज के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 10 to 19 ईयर। 10 to 19 ईयर, 10 से लेकर 19 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं, बच्चे तो क्या होते हैं, एडोलसेंट ही हो गए वो तो। हाँ, तो जो एडोलसेंट की आपको एज ही पूछी गई यहाँ पे 10 से 19 साल होती है। जो भी एडोलसेंट पीपल्स होते हैं उनकी एज कितनी होती है, 10 से 19 साल। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था इन्फेंट की एज, टॉडलर्स की एज एंड प्री स्कूलर एंड स्कूलर की एज, वो भी आपको याद करनी है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट्स आर। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंज एंड डेवलपमेंट। ये एडोलसेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है IEC एक्टिविटीज, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सल टॉक एड्स प्रोग्राम एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपको ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं तीनों ही इंक्लूड किए गए हैं। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए IEC होता क्या है, IEC का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि IEC का मतलब क्या होता है। IEC का मतलब भी आपको पूछा जा सकता है, तो IEC का मतलब आपको बताना है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना आप। IEC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। याद रखना, आपको IEC में से E का मतलब भी पूछा जा सकता है, C का मतलब भी पूछा जा सकता है और I का मतलब भी पूछा जा सकता है और कंबाइंडली भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरी शक्ति योजना इज कैटरिंग टू द नीड ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ। जो किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है, जो गर्ल्स के लिए किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है,
उनके अंदर कौन सी एज ग्रुप के गर्ल्स को इंक्लूड किया गया है, कौन सी एज ग्रुप की गर्ल्स को इसका फ़ायदा मिलता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 11 से 18 साल, 11 से 11 to 18 ईयर्स आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। जो किशोरी शक्ति योजना है वो 11 साल से लेकर 18 साल तक की जो भी गर्ल्स होती है उनके लिए चलाई गई है, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीनिंग ऑफ ARSH। देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया बेटा जी, 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, 4 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फुल फॉर्म वाले। तो आपको याद रखना है जो MPCU का पेपर होगा उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो श्योर आपको फुल फॉर्म से पूछे जाएंगे। देखिए द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH A+ प्रोग्राम। जो RMNCH A+ प्रोग्राम है उसके अंदर जो ARSH होता है उसका मतलब आपको पूछा गया है, ARSH का मतलब आपको पूछा गया है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। ARSH का मतलब होता है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एडोलसेंट हेल्थ आर एक्सेप्ट। और मैंने बताया अभी एडोलसेंट हेल्थ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको MPCH में पूछे जाएंगे। आपने सिलेबस देखा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, एडोलसेंट हेल्थ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन मिल जाए। बेनिफिट्स, देखिए बेनिफिट से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, जो किशोर स्वास्थ्य में निवेश के लाभ है एक को छोड़कर एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन से बेनिफिट्स जो है एडोलसेंट हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं एक को छोड़कर। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट। ये इसके मतलब इसको छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए तीनों ही बेनिफिट्स एडोलसेंट हेल्थ के लिए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। बेटा जी आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन बता देता हूँ फुल फॉर्म वाला, विप्स आपको पूछा जा सकता है। विप्स WIFS का मतलब क्या है आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर करना है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो जो विप्स प्रोग्राम है उसका मतलब क्या है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। जो विप्स चलाया गया वो किसके लिए चलाया गया है, जो भी एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स होती है उनके लिए चलाया गया है, एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। आपको विप्स का याद रखना है, ये जो इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर एज मैरिज इज। जो शादी की जो साल होती है, जो गर्ल्स होती है उनके लिए जो शादी की साल रखी गई है, कितने साल वो रखी गई है अकॉर्डिंग टू जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए। इससे नीचे अगर एज में अगर आप शादी करते हो तो बाल विवाह माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है 18 ईयर्स, 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। जिस भी गर्ल्स की शादी हो रही है उसकी शादी 18 साल तो होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो बाल विवाह के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और उनके ऊपर केस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल क्रोमोसोम कंप्लीमेंट इन मेल्स। जो भी मेल्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो आपको आंसर करना है 46 XY याद रखिएगा, XY आपको याद रखना है। XY होता है मेल्स के अंदर, अगर फीमेल्स का पूछे नॉर्मली तो आपको करना है 46 XX। ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे XX पे करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ पे मेरा आंसर सही हो गया है। आपका आंसर सही नहीं हुआ है, आपने गलत करके आए हो। मतलब आपको गलत नहीं करना है, आपको याद रखना है अगर मेल की पूछे नॉर्मल क्रोमोसोम तो आपको करना है 46 XY, अगर फीमेल की पूछे तो फिर आपको आंसर करना है 46 XX। मेल और फीमेल दोनों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए कौन कौन से हार्मोन्स जो है फंक्शनली काम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो आपको करेक्ट आंसर करना है FSH, टेस्टोस्टेरोन एंड LH। जो LH होता है, FSH होता है और जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल के अंदर भी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर फंक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि FSH जो है वो फीमेल्स के अंदर ही काम करता है, जो LH होता है वो सिर्फ फीमेल्स के अंदर काम करता है। बहुत सारे लड़कों को पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि जो FSH और LH हार्मोन है वो मेल में भी होते हैं क्या, लेकिन कुछ जो है गलत करके आ जाते हैं। आपको याद रखना है कुछ अमाउंट में LH और FSH मेल पर्सन के भी अंदर होता है, जो फंक्शन करते रहते हैं स्पर्म को बनाने के लिए। ये आप जब हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मैं वहाँ पे और अलग से बताऊंगा। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन ये मेल कैंडिडेट के अंदर जो भी मेल पर्सन होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन्स दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा आर। बेटा जी मैंने आपको गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर बताया था, गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर बताया था आपको, मैंने ये क्वेश्चन बताया था कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है, और यही क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, सॉरी एमपीसीएच में पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये ऑप्शन मैंने आपको वहाँ पर भी बताए थे, ये कि यही हार्मोन आपको मैंने वहाँ पे बताए थे। तो आप गोल्डन की पॉइंट्स को देखना ना भूलिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छे गोल्डन की पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप देख लेना। और आपको इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा नर्सिंग चैलेंजर्स नेम से। तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन से हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते हैं, जो आपको याद रखने हैं वो रखने हैं पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स टू फैसिलिटेट इट्स डायलेशन ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। जो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स है ये किसको कहा जाता है, कौन सा साइन होता है, वो साइन होता है गुडल साइन। गुडल साइन को कहा जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। आपने पढ़ा होगा गुडल साइन का मतलब, तो गुडल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, जो लेबर के दौरान डायलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। जो ईडीडी आप कैलकुलेट करते हो वो कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है नेगलेज रूल। जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, नेगलेज रूल से जो है ईडीडी हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज। अर्लीस्ट सिम्टम, सबसे पहला आपको सिम्टम बताना है प्रेगनेंसी का। तो अगर प्रेगनेंसी किसी ने कंसीव की है तो सबसे पहले कौन सा सिम्टम उसके अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको करेक्ट आंसर करना है एमनोरिया। एमनोरिया उसके अंदर मेंस्ट्रुअल सीजेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि एमनोरिया की कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो समझ जाना उसकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सरसाइज दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टोन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल इज कॉल्ड। बेटा जी एम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और पूछा भी जाता है, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स है उसकी टोन को मेंटेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है कीगल एक्सरसाइज। जो कीगल एक्सरसाइज है वो किस लिए की जाती है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स के टोन को मेंटेन करने के लिए, और ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a graphical presentation, a graphical presentation of the progress of labor in which cervical dilation and descent of fetal head is plotted against time is called। कौन सा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम लेबर की प्रोग्रेस को आप पता कर सकते हैं, सर्वाइकल डायलेशन कितना हो रहा है और जो फिटल का हेड है वो कितना क्या डिसेंट हो रहा है, तो कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम पता कर सकते हैं, तो आपको आंसर करना है पार्टोग्राम। जो पार्टोग्राफ है उससे हम पता लगाते हैं कितना क्या डिसेंट हो चुका है और कितना क्या सर्वाइकल डायलेशन हो चुका है। पार्टोग्राम आपने पढ़ा होगा, पार्टोग्राफ, यहाँ पे पार्टोग्राम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पार्टोग्राफ यहाँ पे नहीं लिख रखा है, आपको पार्टोग्राम भी सही करना है, अगर पार्टोग्राफ आता है तो वो भी आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैंप्ड एंड कट विद इन। डिलीवरी होने के बाद में, जब न्यूबॉर्न की डिलीवरी हो जाती है उसके कितने बाद में, कितनी टाइम बाद आपको कॉर्ड को काट देना है और क्लैंप कर देना है। कॉर्ड कटिंग एंड क्लैंपिंग कितने समय बाद आप करेंगे, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 1 to 3 मिनट। 1 to 3 मिनट, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके 1 से 3 मिनट बाद आपको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देना है और क्लैंप कर देना है। तो आपको ये याद रखना है, ओबीजी के क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे जा सकते हैं इस पेपर के अंदर, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर, और एम्स ईएसआईसी में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन इज। निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन है नियोनेटल रिससिटेशन का, तो आपको आंसर करना है वेंटिलेशन। जो वेंटिलेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन होता है नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर। अगर आप एयर नहीं देंगे तो बच्चा मर सकता है, इसीलिए वेंटिलेशन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परफॉर्म्ड रूट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज। जो एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है वो कौन से रूट से एडमिनिस्टर करवाई जाती है, तो आपको आंसर करना है इंट्रामस्कुलर, IM एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एडमिनिस्टर की जाती है। एपिनेफ्रिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की।
एनाफाइलेक्टिक शॉक की, याद रखना एनाफाइलेक्टिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस है एपिनेफ्रिन, जो कौन से रूट से लगाई जाती है, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। बेटा जी मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आज का, उसके अंदर मैंने आपको कहा था आपको पूछा जा सकता है मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है। आपको यहाँ पे पूछा गया है जो मिशन इंद्रधनुष है उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करना ही मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है, एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन। कौन से वो हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है बेटा जी, प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन, एंड मिल्क इजेक्शन करता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोजोकोमियल निमोनिया इज निमोनिया दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम। जो नोजोकोमियल निमोनिया है वो एक निमोनिया का टाइप है, तो ये कब फैलता है, कहाँ से फैलता है नोजोकोमियल निमोनिया, तो आपने पढ़ा होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट चूज करना है। HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपने सुना होगा, उसी का दूसरा नाम है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब यहाँ पे वर्ड आप देख सकते हो खुद, नोजोकोमियल यहाँ पे पहले लगा रखा है। निमोनिया की एक कंडीशन है नोजोकोमियल निमोनिया, जो कहाँ से फैलती है आपको पूछा गया है, तो ये तो सीधी सी बात है हॉस्पिटल से ही फैलेगी, इसीलिए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट आपको करेक्ट आंसर करना है। साथ ही मैंने आपको बता दिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है HAI का, तो आपको आंसर करना है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, मोस्ट कॉमन HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन। जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आपको आंसर करना है अगस्त का फर्स्ट वीक। जो अगस्त का फर्स्ट वीक होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये क्या है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है उस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो डिवीजन होता है सेल्स का, वो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस टाइम को क्या कहा जाता है, जो सेल का रिप्रोडक्शन होता रहता है, मतलब सेल का डिवीजन होता रहता है, तो उसे कहा जाता है मियोसिस। क्या कहा जाता है, मियोसिस। माइटोसिस के अंदर कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है, याद रखना, माइटोसिस के अंदर कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। मियोसिस की वो कंडीशन कहलाती है जिसके अंदर सेल का डिवीजन कंटिन्यूस होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निफा वायरस इज। जो निफा वायरस केरल के अंदर कुछ दिनों पहले फैला था, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। जो निफा वायरस है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताना है, कौन से मोड है जहाँ से वो ट्रांसमिट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑल ऑफ दीज। आदमी भी इसको, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, सुअर भी इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, बेट्स चमगादड़ भी इसको ट्रांसमिट कर सकती है। और जब ये केरल में फैला था निफा वायरस, तो वो चमगादड़ के द्वारा ही फैला था। आपको याद रखना है ये केरला, जो केरल है उसके अंदर फैला गया, मतलब पहली बार वहाँ पे देखा गया था निफा वायरस का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ईटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। ये मैं आपको गोल्डन की पॉइंट्स के अंदर और बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। यहाँ पे आपको देखना है चिकन पॉक्स का ईटियोलॉजिकल एजेंट कौन सा है, तो आपको करेक्ट आंसर करना है वेरिसेला जोस्टर वायरस। जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है VZV, वो होता है चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट या फिर एटियोलॉजिकल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके के क्वेश्चन आगे हमारे जो CHN के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब 10 जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, जीके के हैं। तो आपको ये भी देख लेते हैं, क्या पता इनमें से एक दो क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। वैसे होते तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको याद करना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ये जो दिवस वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर करना है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो ये तो जो मध्य प्रदेश का जीके है वो तो पूछा जाएगा। कुछ जीके जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से पूछे जाते हैं, जैसे पूरे, जैसे भारत का है, कंट्री का है हमारे इंडिया का, वो जीके भी कुछ पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है डे से है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो आपको आंसर करना है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ मेघालय, जो मेघालय है उसकी राजधानी कौन सी है? तो आपको आंसर करना है शिलांग। जो शिलांग है वो क्या है? मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर, यानी कि कौन से दिन जो मेंटली हेल्थ डे है, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? कौन से दिन जो है प्रत्येक साल मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको आंसर करना है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर आपको करेक्ट आंसर करना है। विश्व स्तर पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल इन 2020, 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसके अंदर जो पुरुष एकल है, मेंस जो सिंगल है, उसका खिताब किसने जीता है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है राफेल नडाल। जो राफेल नडाल है उसने ओपन मेंस सिंगल फ्रेंच का जो टाइटल है 2020 का वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चीपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ स्टेट, जो कच्चीपुड़ी डांस है वो कौन से राज्य का डांस है? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ का डांस है, कौन सा डांस? कच्चीपुड़ी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरेज, जो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? तो आपको आंसर करना है सुधा मूर्ति। जो सुधा मूर्ति जी है उसने लिखी है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन, विश्व के अंदर इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 12 मई। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में। पूरे विश्व भर में 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो बीसीसीआई है उसके चेयरमैन कौन है? तो आपको आंसर करना है सौरव गांगुली। जो सौरव गांगुली है वो भी बीसीसीआई के क्या है? चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, जो विशाल आनंद है वो हाल ही में मर चुके हैं, वो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? कौन से फील्ड से वो जुड़े हुए थे? तो आपको आंसर करना है एक्टिंग। वो एक्टर थे विशाल आनंद, जो कुछ दिनों पहले मर चुके हैं। तो वो कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे? एक्टिंग से, यानी कि वो फिल्मों में काम क्या करते थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन और ये हमारा कंप्लीट पेपर एमपीसीएचयू का दिसंबर 2020 का हो चुका है। इसके बाद आपको अभी मिलने वाला है, मतलब कल या परसों में सीएचएन के गोल्डन की पॉइंट्स, सीएचएन के गोल्डन की पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको 2019 का पेपर भी मिलेगा। तो बेटा जी आप कंप्लीट पेपर को ज़रूर देख लेना। यही एक रिक्वेस्ट आपसे, कंप्लीट पेपर को देख लेना, आपको 15 से 20 क्वेश्चन श्योर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे गोल्डन की पॉइंट्स के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी स्टडी करते रहे। थैंक यू वेरी मच।